Hello everyone, welcome to channel. I am Karthike Dubey. Today we will discuss our case law related to bailment of pledge under Contract Act. So, currently there are a lot of things going side by side. So, that's why I was unable to upload frequent videos. But from now, I will try to upload regular videos regarding to case laws. So, this is one of most important case of pledge, that is the Morvi Mercantile Bank Limited and another versus Union of India. इस केस का साइटेशन है 1965 AIR 1954। अब हम इस केस के कुछ फैक्ट्स पे देखते हैं। बेसिकली इस केस को हम बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि अभी आप सबके एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो इस टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप 15 मिनट 20 मिनट लॉन्ग वीडियोस देख के आप एक केस लॉ पढ़ो। दैट्स व्हाई आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। सो हम शॉर्ट में इसके फैक्ट्स देखते हैं। A firm doing business in Bombay entrusted goods worth 35,500 with the railway for delivery in Delhi। एक फर्म थी जो मतलब बॉम्बे में बिजनेस करती थी, उसने अपने गुड्स को इंट्रस्ट किया यानी कि रेलवे को ट्रांसफर किया, जिन गुड्स का वर्थ या प्राइस था 35,500 और रेलवे का काम था उन गुड्स को दिल्ली में डिलीवर करना। ये गुड्स जो थे इन्होंने मतलब खुद को ही कंसाइन किया था, मीन्स खुद को ही भेजा था। एंड द फर्म इंडोर्स द रेलवे वेबसाइट टू बैंक अगेंस्ट एन एडवांस ऑफ ₹20,000। सो अब यहाँ पे फर्म ने क्या किया कि जो रेलवे से वेबसाइट मिली थी कि आप मतलब रेलवे हमारे गुड्स को ट्रांसफ़र कर रही है, उस रसीद को लेके ये लोग बैंक चले गए और वहाँ से 20,000 का लोन ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट रसीद। The firm also executed a promissory note in favor of bank of that amount। और फर्म ने एक प्रोमिसरी नोट भी इशू कर दिया बैंक के फेवर में उस अमाउंट के लिए, दैट इज 20,000। और उस प्रोमिसरी नोट की क्या कंडीशन थी कि व्हेन द गुड रीच द डेस्टिनेशन, मतलब कि जब गुड्स अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो इनको अपना 20,000 रुपीज़ मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि बैंक ने उन गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर दी ऑन द ग्राउंड दैट दे वर नॉट द गुड कंसाइंड बाय द फर्म। सो बैंक ने ये बोला कि ये वो सामान नहीं है जो फर्म ने कंसाइन किए थे, इस वजह से बैंक ने उन गुड्स की डिलीवरी लेना डिलीवरी लेने से मना कर दिया। The bank thereafter filed a suit for recovery of valuable goods against the railway। अब बैंक ने क्या किया, यहाँ पे एक सूट फाइल किया उन गुड्स को रिकवर करने के लिए रेलवे के अगेंस्ट। सो अब हम देखते हैं क्या हुआ। इशू क्या था, कैन अ ओनर ऑफ अ गुड मेक अ वैलिड प्लेज ऑफ देम बाय ट्रांसफरिंग द रेलवे रसीद रिप्रेजेंटिंग द सेड गुड, वाट वैल्यू ऑफ सच डॉक्यूमेंट कैरी फॉर दिस पर्पज। सो यहाँ पे इशू ये था कि जो ओनर ऑफ गुड है वो एक वैलिड प्लेज कर सकता है कि एक बस मतलब रेलवे रसीद के बिहाफ पे एक वैलिड प्लेज की जा सकती है या नहीं, और की जा सकती है तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट जो प्रोमिसरी नोट है उसकी वैल्यू क्या होगी। फिर इस केस में क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने तो बैंक के शूट को ही डिसमिस कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी अपील अलाउ की और मतलब हाई अलाउड द अपील एंड डिक्रीड द क्लेम ऑफ 20,000। हाई कोर्ट ने क्या बोला, 20,000 का क्लेम पास कर दिया ऑन द ग्राउंड एज प्लेजी ऑफ द गुड बैंक सफर्ड अ लॉस ओनली टू एक्सटेंड ऑफ लॉस फॉर इट सिक्योरिटी। सो मतलब बैंक ने मतलब यहाँ हाई कोर्ट ने क्या बोला कि बैंक को 20,000 रुपीज़ मिलेंगे रेलवे से क्योंकि इनका इतने का लॉस हुआ है और ये प्लेजी हैं गुड्स के, तो दे डिजर्व द कंपनसेशन। सो इस वजह से हाई कोर्ट ने ये बोला। बट अब यहाँ पे दोनों बैंक और रेलवे दोनों एग्री नहीं थे इस डिसीजन से, क्योंकि रेलवे को कंपनसेशन नहीं देना था और यहाँ पे बैंक चाहता था कि इसको पूरा अमाउंट कंपनसेशन में मिले, दैट इज 35,500। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कितना अलाउ किया था, 20,000 ओनली। सो दे बोथ
वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखते हैं क्या हुआ आगे। सुप्रीम कोर्ट में जो रेलवे का कंटेंशन था, द इंडोर्समेंट ऑफ द रेलवे रसीद इन फेवर ऑफ बैंक डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ प्लेज ऑफ गुड कवर्ड बाई द रसीद ऑफ द बैंक हैड नो राइट टू sue फॉर कंपनसेशन। तो यहाँ पे रेलवे का जो कंटेंशन था, रेलवे ने बोला कि एक रेलवे रसीद को बेस मान के उस पर रिलाई करके आप एक वैलिड प्लेज नहीं कर सकते हो, और इस वजह से बैंक को कोई राइट नहीं है कि रेलवे को शू करे कंपनसेशन के लिए। अब यहाँ पे हेल्ड क्या हुआ हम वो देखते हैं। सो जो यहाँ पे जस्टिस हैं उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट जज थे वो थे सुब्बा राव, फिर उसके बाद रघुबर दयाल एंड बचावत। ये तीन मतलब जजेस थे जिन्होंने क्या डिसीजन दिया अभी हम वो देखते हैं। सो इन्होंने डिसीजन दिया, अ ओनर ऑफ गुड कैन मेक अ वैलिड प्लेज टू देम बाय ट्रांसफरिंग रेलवे रसीद रिप्रेजेंटिंग द सेड गुड। सो अब यहाँ पे जजेस का कहना था कि एक ओनर वैलिड प्लेज कर सकता है रेलवे रसीद के बिहाफ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द फर्म बाय इंडोजिंग द रेलवे रसीद इन फेवर ऑफ बैंक फॉर कंसिडरेशन। सो जो बैंक ने मतलब बैंक को कंसिडरेशन में जो रेलवे रसीद मिली थी उसके बेसिस पे प्लेज किया जा सकता है। और द बैंक बीइंग प्लेजी could maintain suit for recovery of full value of consignment of 35,500। सो जो यहाँ पे मतलब जजेस ने बोला कि जो बैंक है उसने जो प्लेज की है रेलवे रसीद के बिहाफ पे वो वैलिड है, और बैंक अपना शू मेंटेन कर सकता है, मतलब अपना शूट मेंटेन कर सकता है और ये रेलवे को शू कर सकता है फॉर क्लेमिंग द अमाउंट 35,500। Pledge being a bailment of goods under section 172 of Contract Act। अब 172 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये तो आप सभी को पता होगा, जिसमें प्लेज, पॉनर और पॉनी को डिफाइन किया गया है। सो अब इसमें क्या होता है कि बेलमेंट मतलब प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट। सो एज अ बेली will have the same remedies of the owner of the good। So अब बैंक यहाँ पे बेली के रोल में है, तो बैंक के पास सारी रेमेडीज हैं जो एक ओनर ऑफ गुड के पास होती है। किसी भी थर्ड पर्सन को वो शू कर सकता है क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 180। 180 क्या कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, दैट इज शूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। सो मतलब बेलर या बेली दोनों भी रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारा बैंक है वो प्लेजी के मतलब प्लेजी है और एक तरीके से बेली है। सो बैंक भी यहाँ पे कंपनसेशन क्लेम कर सकता है फुल अमाउंट का गुड्स के लिए। बट इस केस में दो जजेस के डिसेंटिंग वो आए थे, जजमेंट्स आए थे, वो भी हम देख लेते हैं। जस्टिस मधुलकर एंड रामास्वामी, इन्होंने डिसेंडिंग जजमेंट दिया था और उन्होंने बोला था देयर वाज नो वैलिड प्लेज फॉर द कंसाइनमेंट ऑफ द गुड रिप्रेजेंटेड बाय रेलवे रसीद इन फेवर ऑफ बैंक। मतलब कि इन्होंने ये बोला कि एक रसीद पे रिलाई करके आप वैलिड प्लेज नहीं कर सकते हो। और सिंस द लैंग्वेज ऑफ 178 of the Contract Act is clear and explicit, any hardship and convenience is felt because of such practice of treating the receipt as a symbol of good as not recognized। सो मतलब इन्होंने बोला कि जो 178 की लैंग्वेज है वो एक्सप्लिसिट एंड क्लियर है, उसमें ये नहीं कहा गया है कि आप एक रसीद पे रिलाई करके आप बिलमेंट कर सकते हो। और अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट को अप्रोप्रिएट स्टेप लेने चाहिए, लॉस को अमेंड करने चाहिए, तभी इसको हम वैलिड प्लेज कह सकेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो जजमेंट था वो 3:2 के रेशियो में था, तो इस वजह से जो हमारा जजमेंट था कि ये एक वैलिड प्लेज है और बैंक कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, फाइनली ये डिसीजन आया। सो ये था हमारा केस आज का।
आई होप आपको समझ में आया होगा और